तो गोरखनाथ बाबा ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका वापस लेने की अर्जी डाल दी। जी हां, वही याचिका जो उन्होंने अवधेश प्रसाद के जीत के खिलाफ रखा है। लेकिन क्या याचिका वापस होगी और क्या ये चुनाव मिल्कीपुर का होगा? सस्पेंस बरकरार है। हम समझेंगे इसके पीछे की कहानी। आखिर कैसे तमाम संस्थाओं से गुजरने के बाद भी, यानी कि विधानसभा से सीट खाली होने के बाद भी, ये सीट पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? ये भी जानेंगे कि क्या बीजेपी को मिल्कीपुर का चुनाव नहीं लड़ना इस उपचुनाव में नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी को फायदा भी है? तो आखिर नैरेटिव के लिहाज से बीजेपी को क्या फायदा होने जा रहा है अगर मिल्कीपुर का चुनाव इन उपचुनावों के साथ नहीं होता है? और आखिर में बहराइच, जी हां, वो चेहरा जिसने राम गोपाल मिश्रा पर गोलियां चलाईं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्या आया ये भी समझेंगे और उस शख्स का चेहरा भी दिखाएंगे जिसने राम गोपाल मिश्रा को इस दंगे में मारा है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मिल्कीपुर से 2022 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा ने आज हाईकोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाया और मिल्कीपुर के उस चुनाव पर जो याचिका उन्होंने उस चुनाव को निरस्त करने की डाली थी, आज अपनी उस याचिका को वापस लेने की अर्जी उन्होंने डाल दी। हम आगे इस बारे में आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन आखिर अगर चुनाव नहीं होते हैं मिल्कीपुर में तो इसका फायदा किसे होगा और कैसे बीजेपी अगर मिल्कीपुर चुनाव से बचती है इस उपचुनाव के दौरान तो कैसे फायदे में रहेगी, ये भी समझने की बात है। तो आज हमारी पहली चर्चा इसी पर। जैसे ही 10 विधानसभा के उपचुनावों का पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की और सिर्फ 9 सीटों का ऐलान हुआ, एक को रोक दिया गया, यानी कि मिल्कीपुर को रोक दिया गया, तो ये बात निकल करके आ गई कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। बीजेपी के खिलाफ अब विपक्ष नैरेटिव सेट करेगा। लेकिन एक दूसरी चर्चा भी पावर कॉरिडोर्स में चल रही है और वो चर्चा क्या है? वो चर्चा ये कि अगर मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होता है तो कैसे इस एक उपचुनाव को दरकिनार कर बीजेपी 2 राज्यों के चुनाव में फायदा उठाएगी। इसका इस चुनाव के नहीं होने से कोई संबंध है या नहीं, ये कहना शर्तिया तौर पर बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को होगा कैसे? दरअसल मिल्कीपुर का चुनाव होता तो इस पूरे 2 राज्यों के चुनाव और 9 विधानसभा के उपचुनाव में सबसे ज्यादा फोकस अयोध्या की इसी विधानसभा सीट पर होता। यहां तक कि जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो, लेकिन अकेले मिल्कीपुर की सीट का जो नैरेटिव होता, अकेले मिल्कीपुर पर जितना मीडिया अटेंशन मिलता, अकेले मिल्कीपुर में जितनी बीजेपी को ताकत लगानी पड़ती और अकेले योगी आदित्यनाथ ने जिसे इस चुनाव को अपने कंधे पर उठा रखा था, उनकी जितनी एनर्जी लगती, वो बीजेपी को इन दोनों राज्यों के चुनाव में नुकसान पहुंचाती। यानी कि बीजेपी कम से कम ये तो कतई नहीं चाहती कि उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो अटेंशन है, वो महाराष्ट्र और झारखंड से हटकर उत्तर प्रदेश के एक उपचुनाव पर टिक जाए। और इन 10 उपचुनावों में अगर होते एक साथ और मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा होता तो देश भर की मीडिया ये जरूर कहेगी कि मिल्कीपुर की जीत और हार बहुत बड़ी जीत हार होगी। दूसरी बात, बीजेपी अभी हाल में 2024 का फैजाबाद यानी कि अयोध्या का चुनाव पार्लियामेंट का हारी है और जिस तरीके से देश और दुनिया का एक माहौल गया है, एक चर्चा बनी, एक नैरेटिव सेट हुआ, एक बार फिर मिल्कीपुर को लेकर इस चुनाव में भी वही नैरेटिव सेट होता। तो बतौर बीजेपी मिल्कीपुर का चुनाव 2 राज्यों के चुनाव को अकेले प्रभावित करने की स्थिति में था, चर्चा वाइज, नैरेटिव वाइज और साथ साथ मीडिया अटेंशन के हिसाब से।
तो ऐसे में अगर मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होता है तो एक बहुत बड़े मीडिया अटेंशन से ये 9 क्षेत्रों के उपचुनाव और 2 राज्यों के चुनाव बच जाएंगे। ये बीजेपी को फायदा है। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से इस्तेमाल बीजेपी ने हरियाणा में किया और कहा जा रहा है कि हरियाणा में कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, उनका ये नैरेटिव बहुत चला और हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीती है। तो क्या बीजेपी चाहती कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो 1 सीट या 2 सीटों का प्रभार उन्होंने लिया है उनको उसी सीट पर के लिए रोका जाए? कतई नहीं। दूसरा फायदा बीजेपी के लिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब फ्री होंगे, उनके ऊपर मिल्कीपुर जीतने जिताने का दबाव नहीं होगा और फिर वो दोनों राज्यों में, जो कि कहा जाए तो सांप्रदायिक तौर पर बेहद संवेदनशील है, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहतर इस्तेमाल बीजेपी कर पाएगी। तो क्या जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, क्या कोई कनेक्शन इसका वहां चुनाव नहीं होने से है? इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। यह महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव नहीं होते तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो दोनों राज्यों के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यह फायदा होगा कि वो कई तरह के नैरेटिव से बचेगी, वो कई तरह के चर्चाओं से बचेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहतर इस्तेमाल करेगी। खैर, अब हम समझते हैं कि आखिर मिल्कीपुर को लेकर चल क्या रहा है। क्या सचमुच वहां चुनाव होने की कोई गुंजाइश बनती है? बताते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आज गोरखनाथ बाबा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मिल्कीपुर के में 2022 के जीत के खिलाफ, यानी कि अवधेश प्रसाद की जीत के खिलाफ जो उन्होंने याचिका दायर की थी, आज उन्होंने उसे वापस लेने की अर्जी डाल दी। कहा यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस पर सुनवाई हो सकती है और सुनवाई के बाद अगर ये वापस हो जाता है, जिसकी पूरी उम्मीद है कि वापस हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग को यह फैसला लेना है कि यह चुनाव हो या ना हो, या फिर अगर इसमें देरी हो गई, क्योंकि अब महज 28 दिन का वक्त बचा है जब 13 नवंबर को यहां चुनाव होने हैं, और अगर कहा जा रहा है कि अगर ये टल गया, यानी कि अगर हफ्ते दिन का भी ये इस याचिका की वापसी में वक्त लग गया, तो फिर चुनाव कराना बहुत मुश्किल होगा। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज उन्होंने याचिका वापस लेने की अपनी अर्जी डाली, 1-2 दिन में इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद अदालत ये फैसला लेगी कि क्या इनकी अर्जी को तुरंत वापस किया जाए, ना किया जाए, सुनवाई हो। अगर जल्द भी होता है तो भी इसमें कुछ वक्त लग सकता है, और वही जैसा मैंने बताया कि अगर कुछ वक्त लग गया तो फिर यहाँ चुनाव कराना मुश्किल होगा। ये ज़रूर है कि इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो उपचुनाव चल रहे हैं उस पर पड़ेगा। यहाँ पर यह मुद्दा बन सकता है, लेकिन ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा बहुत बीजेपी के खिलाफ जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसका फायदा दूसरे राज्यों में होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या सचमुच ये जो बीजेपी की वजह से, यूं कह लें कि बीजेपी के कैंडिडेट की वजह से ये चुनाव नहीं हुए, तो आखिर कहां कहां गलतियां हुई, या फिर क्या विधानसभा की तरफ से जब सीटें खाली करने की बात कर दी गई तब आखिर यहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे। मिल्कीपुर में अगर चुनाव रोका गया है तो उसके कई पहलू और हैं। आखिर चुनाव आयोग को जो कम्युनिकेशन जाना था वो कहां नहीं गया। दरअसल सबसे बड़ा जो संस्था है जो ये तय करती है कि कहां चुनाव होगा, कहां चुनाव नहीं होगा, किसे नोटिफाई किया जाए, किसे डी नोटिफाई किया जाए, ये विधानसभा का काम है। और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सभी 10 विधानसभा चुनाव को खाली का जो नोटिफिकेशन होता है कि यहाँ पर सीट खाली है, ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले चुनाव आयोग को भेजा जा चुका है। यानी कि काफ़ी पहले से विधानसभा ने ये लिख करके चुनाव आयोग को दे दिया था कि ये सीट अब खाली है, यानी कि इसका नोटिफिकेशन है कि अब आप यहाँ पर चुनाव करा सकते हैं। लेकिन एक याचिका चुनाव आयोग में इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि अगर विधानसभा ने लिख करके भी दे दिया है कि यहाँ पर
चुनाव खाली किए जाने चाहिए, क्योंकि ये सीट खाली है, फिर भी वो याचिका ज्यों की त्यों ट्रीट की जा रही है। खैर, इस पर सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या ये एक इंडिविजुअल गोरखनाथ बाबा की एक याचिका का ही मामला है, या फिर चुनाव आयोग को सरकार से भी पूछना चाहिए था। खैर, अब सब कुछ अदालत पर निर्भर है कि जब अदालत इसका फैसला करेगी तभी यहां पर चुनाव होंगे। अब हम आपको बहराइच लिए चलते हैं। तो बहराइच के दंगे में एक शख्स की मौत हुई। जी हां, राम गोपाल मिश्रा, और जिस विभत्स तरीके से उसे मारा गया उसकी तस्वीरें भी सबके सामने आई। लेकिन मारने वाला कौन था, उसका एक वीडियो सामने आया है। उसकी वो तस्वीर भी सामने आई है जिस घर में राम गोपाल मिश्रा को मारा गया। जब उसके घायल शरीर को लेकर उसके साथी छत से नीचे आ रहे थे, तभी का एक वीडियो सामने आया। उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है एक शख्स हाथ में गन लेकर खड़ा है। वो दीवार की ओट में छिप रहा है, लेकिन छिपते छिपते भी उस वीडियो में उसकी तस्वीरें कैद हो गई। तो इस मामले में एक बड़ा ही पुख्ता सबूत सामने आ गया कि आखिर कैसे उसकी हत्या की गई। हत्या के बाद अब इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई, और वो भी बेहद ही विभत्स है। कई दर्जन छर्रे उसके शरीर में मिले हैं। शरीर के साथ कई जगहों पर गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई है। ये ऐसा वीडियो है जिसमें हम इसकी विभत्सता को बता नहीं सकते, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि शरीर के साथ क्रूरता की गई है। खैर, अब आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है। दरअसल इसमें 3-4 नाम ऐसे हैं जो फरार हैं। अब्दुल हमीद, जिसका वो घर था, कहा जा रहा है मुख्य आरोपी है। सलमान, जो कि इस मामले में अब उस पर एफआईआर भी हो गई है, और कहा जा रहा है कि मारने वालों में वो भी शामिल है। और अब्दुल हमीद का बेटा। चूंकि बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है, इसलिए जितने लोग उस घर में मौजूद थे, जो प्राइमा फेसाई, जो सीधे सीधे जिन पर आरोप है, ये सब के सब माना यह जा रहा है कि नेपाल में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं, और जिस तरीके से परिवार को मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तो लोग अब इस इंतजार में हैं कि आखिर कार्रवाई क्या होती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी तक।